नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में नाबार्ड ने 2023-24 में प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन देने का भी लक्ष्य रखा। रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड स्थापना के बाद नाबार्ड ने प्रदेश में 14,317 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में योगदान दिया। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि 11,900 से ज्यादा गांव को नाबार्ड ने लाभान्वित किया, जबकि 24 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में पानी पहुंचाने में वित्तीय मदद की। वहीं 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा भी कराई गई। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि नाबार्ड द्वारा प्रदेश के किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो नाबार्ड द्वारा लक्ष्य रखा गया है वो राज्य के कृषकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, हमारे प्रदेश का बजट 53,000 करोड़ है। वहीं नाबार्ड के माध्यम से 28,000 करोड़ से अधिक की ऋण की योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए चल रही हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सब में नाबार्ड का योगदान है और मुझे पूरा भरोसा है जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उसमें नाबार्ड की मदद मील का पत्थर साबित होगी। एफपीओ के माध्यम से चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हम किसानों को ऋण देते हैं। इस बैठक का ये निष्कर्ष निकला है कि उसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमजोर सेक्टर में बेहतर काम न हो पाने पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की नसीहत भी दे रहे हैं। देहरादून नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि नाबार्ड की तरफ से किसानों के विकास के लिए कृषि सेक्टर में ऋण देने की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन राज्य में उसकी प्रगति रिपोर्ट बेहतर नहीं कही जा सकती। जबकि कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं मौजूद हैं जहां पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन अधिकारियों को जरूरत उन कमजोर सेक्टर पर ध्यान देने की है जहां पर ऋण देने के बाद भी बेहतर काम नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नाबार्ड की तरफ से जो ऋण दिया जा रहा है वो कृषि, उद्यान, बागवानी के क्षेत्र में किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन जो ऋण प्रबंधन है उसमें दूरदर्शिता का भी होना बेहद जरूरी है। के क्षेत्र में तथा छोटे और मध्यम एमएसएमई के उद्योगों को विकास हेतु इस वर्ष करीब 33,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक निवेदन है कि यह ऋण की जो व्यवस्था है ये बहुत सही प्रकार से, इसमें निगरानी की भी बहुत आवश्यकता है और दूरदर्शिता की भी बहुत आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और ज़रूरतमंद और योग्य लोगों तक सबसे सरलता से पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे सब बैंक हैं। उनकी इस भूमिका के कारण से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनकी योग्य लोग हैं, उनको ठीक प्रकार से जो है ये ऋण प्राप्त हो पाए। जहाँ पर कमी है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को युवा बेरोजगारों के प्रति एकजुटता और समर्थन में नंगे पांव डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा से गांधी पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तक पदयात्रा की। हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक बेरोजगारी है। यहाँ भर्तियों के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। युवाओं को कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो कभी विधानसभा, तो कभी लोक सेवा आयोग के झमेले झेलने पड़ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि पिछले 6 साल से लोक सेवा आयोग की भर्तियां रुकी पड़ी हैं। अध्याचन जाने के बाद भी पद वापस ले लिए जाते हैं और जिन युवाओं ने किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा किया वो खाली घूम रहे हैं, नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के अंदर बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। हरीश रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता शहबाज हुसैन ने।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, आज नंगे पैर पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज कल मडवे को, जो हमारा कल्याणकारी मडवा है, उसको समर्पित किया मैंने कल का दिन। और आज का वो मडवा खा करके, खाने वाली मडवा पैदा करने वाली महिलाओं के बेटे और बेटियां जिस तरीके से अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, उनकी संघर्ष यात्रा को आज का मैंने अपना ये मार्च समर्पित किया है। सर, अंकिता भंडारी पे भी आज सुनवाई है, किस तरीके से देखते हैं आप पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, ये उनका दायित्व है कि वो उस वीआईपी को, जो वीआईपी ने के से अपने सत्व को बचाने के लिए, उत्तराखंड के मान सम्मान को बचाने के लिए अंकिता ने ये जानते हुए मेरी हत्या हो सकती है और वो उसने अपना बलिदान कर दिया, तो उस वीआईपी को सामने लाना, उत्तराखंड की अस्मिता के उस दोषी को सामने लाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने बेरोजगारों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उत्तराखंड में बेरोजगार छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो वीपीडीओ की भर्ती परीक्षा कैंसिल होने के बाद चयनित अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। परीक्षा पास कर चुके युवाओं का कहना है कि यूके SSSC और राज्य सरकार सिर्फ उन्हें गुमराह कर रही है। नाराज चयनित अभ्यर्थी अब दिल्ली तक कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने युवा छात्रों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इस वक्त युवा छात्रों का, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का सब्र टूटता जा रहा है और यूके SSC के फैसले, जो बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे नाराजगी भी है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं कैंसिल करके मार्च में कराने की तैयारी है। आज वीडियो वीपीडीओ के छात्र भी परेड मैदान पहुंचे हैं और इनका कहना है कि राज्य सरकार ने जो उनसे वायदा किया था कि जो सही बच्चे होंगे, जिन्होंने नकल आदि में शामिल नहीं होंगे, उन्हें नियुक्ति मिलेगी, और अब ये दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी करते हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका, आप लोगों की क्या नाराजगी है, क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम अर्चना है और हमें ये सरकार ने जो हमें झूठा आश्वासन दिया था, अभी तक 8-9 महीने से हमें झूठा आश्वासन देकर सरकार ने बहुत बुद्धू बनाया, बहुत उल्लू बनाया हमारा। हमें फुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ हम भटके हैं सर। और लास्ट में आके ये अध्यक्ष सर बोलते हैं कि सारी परीक्षाएं रद्द कर देंगे। 1250 बच्चों का भविष्य इन्होंने एक झटके में, 1250 बच्चों का भविष्य एक झटके में इन्होंने नरक में बना दिया है सर। ये क्या, कहाँ का न्याय है? मार्तोलिया जी बोलते हैं कि हम 1% भी अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे हम परीक्षा को रद्द कर देंगे। क्या इन्हें भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में पता नहीं है कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या है? 100 दोषियों को छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए सर। और ये कौन सा न्याय कर रहे हैं मार्तोलिया जी हमारे साथ? उत्तराखंड की सरकार क्या न्याय कर रही है? आश्वासन पे आश्वासन दिए जाए थे आज तक हमें, और लास्ट में क्या दिया इन्होंने हमें? परीक्षा रद्द करके हमें ये न्यू ईयर का तोहफा दिया इन्होंने। एक दिन में आके कहते हैं कि न्यू ईयर का तोहफा देंगे, अगले दिन हमें हमारे सारे सपने एक झटके में तोड़ के चले जाते हैं सर। ये तो बहुत संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाराजगी आप लोगों की जो यूके SSC ने निर्णय लिया है? सर, 30 तारीख को माननीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक मीडिया बाइट आता है कि 3 परीक्षाएं आपकी निरस्त की जाती है, बाकी और भर्तियों में LT में क्लीन चिट मिल जाती है और परीक्षाओं में विधिक राय ली जाती है। जब सर एक ही कंपनी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही, उसी में जो कंपनी का जब मालिक ही चोर है, वो जेल में है, तो आपने कैसे इन भर्तियों को निरस्त कर दिया सर? जब आपने कहा कि 133 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उन 916 में से उन बच्चों को सेग्रीगेट करके हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए, जो 8-8 सालों से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोग 9 वर्ष मना रहे थे, तो हम लोगों के चेहरे पर उदासियां छाई थी। हम लोगों ने इस परेड ग्राउंड में सरकार का पुतला फूंका। इस जो दोगली सरकार है, माननीय धामी जी का 1 साल से हमें आश्वासन मिलता है, जिस मंच में भी धामी जाते हैं और कहते हैं कि जिन छात्रों ने भी इस परीक्षाओं में अपनी मेहनत के साथ चयन पाया है, उनके साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। तो किस प्रकार का अहित है? ये देखा जा रहा है कि छात्रों के साथ गुमराह करके जनता को अपनी वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए कुछ भर्तियां निरस्त की जा रही है और कुछ को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। किस प्रकार से? एक पतीले में जब चावल आधा कच्चा और आधा पका कैसे रह गया, जब कंपनी एक है? तो अब युवा नाराज हैं और कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन यदि व्यवस्था पूर्व में थी और ये वायदा भी किया गया था, तो इससे सरकार क्यों हट रही है? अब आप लोग दिल्ली भी जाने की तैयारी में हैं, क्या देहरादून में बात नहीं बन पा रही?
सर देहरादून में देखिए, जब से रिजल्ट आया था अभी 9 महीने हो गए, हमने सरकार को किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो पत्राचार का माध्यम हो या हमने रैलियां की हो, हमने हमेशा ये दर्शाया है कि भाई ये जो बड़ा वर्ग है ये एक ऐसा वर्ग भी है जो इसमें सच में अपनी मेहनत से, परिश्रम से बच्चे निकले हैं। लेकिन पिछले 9 महीने से लगातार हम सरकार को ये दिखा रहे हैं, मिले भी हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। दूसरी बात, कल मर्तोलिया जी ये बोल रहे हैं कि 1% भी अगर किसी में धांधली पाई गई तो मैं उस परीक्षा को निरस्त कर दूंगा। दूसरा, कोई सेग्रीगेशन करना इतना आसान काम नहीं है। तो पढ़ाई करना, आप बताइए, दोबारा से पेपर निकालना इतना आसान काम है? जिस प्रकार कोविड में सेग्रीगेशन हो सकता है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव लड़का था या कोई भी था तो उनको सेग्रीगेशन करके अलग कर दिया गया कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव है, ये नहीं है, ये जिन जिन से मिला है उनको क्लियर कर दिया गया। और आपसे नहीं होता तो आप किस लिए एसटीएफ से जांच करवा रहे हो? आप सीबीआई बुलाओ। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार का हनन क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि भाई परीक्षा में धांधली हुई है, तो धांधली आज थोड़ी हुई है। धांधली तो 2014 से जब से आयोग खड़ा हुआ है वो हर चीज सामने क्लियर आ रही है। उसमें जो लोग परीक्षा में अपनी पैसा देके, घूसखोरी करके जो सिलेक्ट हो गए हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, वो राजस्व हमारा पैसा खा रहे हैं, महीने की पेमेंट खा रहे हैं। तो क्या हमारा उस समय पे ये नहीं है कि भाई उनको भी अलग किया जाए? उन्होंने भी उस समय भी तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। हम पॉइंट नंबर से रुके, हम 1 नंबर से रुके, तो क्या हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ? दूसरी बात, सेग्रीगेशन कीजिए, आप जो कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन हम क्यों आपके कहने से पेपर दे दोबारा? अभी किसी बच्चे ने अगर मान लो पेपर दिया और वो पॉइंट से रुक गया तो उसका जीवन तो आपने खराब कर दिया ना। अब तो ये कहना है कि दोबारा परीक्षा हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत तैयारी की गई थी। आप लोग दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, नाराजगी है, क्या कहेंगे? आयोग का निर्णय गलत क्यों है? सर देखिए, मतलब आयोग जो है लगातार जब 2014-15 से जब से बना है तब से यही चीजें हो रही है सर इसमें। और ये गलती किसकी है? अगर स्टूडेंट की गलती है तो आप स्टूडेंट को दोषी ठहरा सकते हो, लेकिन जब आयोग जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के रखा हुआ है, जब आयोग ही इसमें चोरी करवा दे है, वहाँ पे कोई भी, मतलब ऐसे कैसे चोरी हो जा रही है बार बार? 1 बार होता है, 2 बार होता है, ये तो 10 बार हो गया। तो कब तक ठगोगे आप युवाओं को? और बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। 5 साल तक आप एक एग्जाम नहीं क्लियर करवा पा रहे हो, 20-20 हजार वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप रिजल्ट क्या दे रहे हो? 0। जब यही रखना है तो ये बोलो ना सीधा, हम अपने सगे संबंधियों को लगवा देंगे, बाकी तुम तैयारी करते रहो, तुम लड़ते रहो, तुम मरते रहो, और यही हमारा चल रहा है सर। तो ये नाराज युवा हैं जिनका कहना है कि राज्य सरकार से जो उन्हें आश्वासन मिला था उसको यूकेएसएससी पूरा नहीं कर पाया और दोबारा परीक्षा देने के लिए वो तैयार भी नहीं है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पर अब पेंच अभी भी फंसा हुआ है। कोटद्वार जिला न्यायालय ने अब इसके लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी चाहती है कि तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हों ताकि सच बाहर आ सके। अंकिता हत्याकांड में तीनों अभियुक्तों व एसआईटी ने जांच के लिए कोर्ट में नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आवेदन किया। 22 दिसंबर 2022 को नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अंकित गुप्ता सहमत नहीं हुआ। वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर विनीता शाह ने उत्तराखंड की नई डीजी हेल्थ का पदभार संभाल लिया है। डॉक्टर शैलजा भट्ट के रिटायर होने के बाद डॉक्टर शाह को डीजी हेल्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिथौरागढ़ की रहने वाली डॉक्टर विनीता शाह ने कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। डॉक्टर विनीता शाह इससे पहले डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पद पर रह चुकी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि मैंने 31 साल की सेवा में कई पदों पर काम किया। उन्होंने पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर करने की भी बात कही। साथ ही कोरोना को लेकर सभी तैयारियां पूरी होने का भी दावा किया। जीनोम सीक्वेंसिंग के 14 केसेस की रिपोर्ट आई है और ये हमारी खुशी की बात है कि B5.7 वेरिएंट इसमें अभी नहीं है और ये ओमिक्रॉन जो पहले से चला आ रहा है वही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें कोई ऐसी चिंता, पर हमें सजग रहना है और मैं जनता से अपील करूंगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। मैं अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल से ये अपील करना चाहूंगी कि वो अपना व्यवहार अच्छा रखे, क्योंकि मरीज आधा तो व्यवहार से ही ठीक होता है और हम लोग भविष्य में नए जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल आएंगे उनका इस
पे ट्रेनिंग भी करना चाहेंगे। और इसके संग संग हम बीच बीच में इन सर्विस भी जो डॉक्टर्स हैं उनका नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए फ्यूचर में हम ट्रेनिंग करें। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दिया गया बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब आयोग इस पर जन सुनवाई के बाद निर्णय लेगा, जिसके बाद नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। यूपीसीएल ने 15 दिसंबर को जो प्रस्ताव नियामक आयोग में भेजा था उसमें नियम विरुद्ध 6.5% सरचार्ज भी जोड़ लिया था। आयोग ने प्रस्ताव लौटाया तो यूपीसीएल ने 26 दिसंबर को नया प्रस्ताव दिया। इसमें सरचार्ज हटाकर 16.96% बढ़ोतरी की मांग की गई। नियामक आयोग ने यूपीसीएल के इस प्रस्ताव को सभी हितधारकों के लिए वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सप्लाई हो रही है ये मैक्सिमम हाइड्रो पावर है, और हाइड्रो पावर के साथ एक प्रॉब्लम है कि सीजनल फ्लक्चुएशन रहते हैं। गर्मी के टाइम में हमारी डिमांड बढ़ जाती है और उतना उत्पादन नहीं होता, और उसके अलावा जो जाड़ों के टाइम में भी डिमांड बढ़ती है और उसके साथ साथ उत्पादन में भी गिरावट आती है, क्योंकि जो हमारी नदियों में पानी कम हो जाती है। तो और मानसून के टाइम में थोड़ा सा बैलेंस रहता है, और इसके लिए हमने गैस बेस्ड पावर प्लांट भी कुछ इस्टेब्लिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस बेस्ड पावर प्लांट में अब रशिया उक्रेन वॉर के बाद ये केवल हमारे प्रदेश के पावर प्लांट नहीं है, जितने भी गैस बेस्ड पावर प्लांट पूरे हिंदुस्तान में लगे हैं सब जगह पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से गैस बेस्ड पावर प्लांट में उत्पादन ठप है। तो इसके चलते हमको बाज़ार में महंगे दर पर बिजली खरीद बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिला और महानगर स्तर पर बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड की सरकार का पुतला फूंका। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में जमा हुए और उसके बाद जुलूस की शक्ल में एशली हॉल चौक पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जताया। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली के दाम बढ़ाने की दोबारा योजना बना रही है। 2022 में यूपीसीएल द्वारा 3 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए। अब एक बार फिर यूपीसीएल ने 17% बिजली के दाम बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। भाजपा सरकार का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। जैसे कि आपको विगत है कि बिजली के रेट बढ़ाने के यूपीसीएल द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2022 में यूपीसीएल प्रदेश सरकार द्वारा 3 बार बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, और दोबारा से इन्होंने प्रस्ताव एक शासन को भेजा है जिसमें 17% बिजली के रेट बढ़ाने की इन्होंने बात कही है। और साथ ही साथ वर्ष 2023 में शुरुआत में ही इन्होंने डोमेस्टिक गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, और हमारी मांग है कि कोरोना के कार्यकाल से एक आम व्यक्ति अभी उठ नहीं पाया है, और साथ साथ महंगाई की दोहरी मार उनको मारी जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं लक्सर में तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला मजिस्ट्रेट को मोबाइल टॉर्च और बैटरी की रोशनी में जनता की शिकायतों पर सुनवाई करनी पड़ी। इस दौरान मौके पर उपस्थित रहे विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारी भी बिजली गुल होते ही मौके से इसका कारण जानने के लिए दौड़ पड़े, और प्राथमिक जांच में ही तहसील के एक खंभे पर अचानक फॉल्ट हो जाने के बाद उसकी मरम्मत कराते हुए जैसे तैसे विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से कराया गया। ये कोई शॉर्ट, ऐसा कोई इंटरनल शॉर्टिंग नहीं थी। ये हमारे जो रूटीन लाइनें हैं, जो कनेक्शन आप देख सकते हैं इस पोल पे ओवरलोड या कभी टेक्निकल किसी वजह से ये आग लगने लगी थी, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हमने शटडाउन लेकर ये तुरंत ही इसकी जो है ना मरम्मत कराकर चालू सब। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली पुलिस के नशे के इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से प्रतिबंधित नशे के 1494 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना नाम सुमित और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद असलम बताया। अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि यह अभियान नशे के विरुद्ध आगे भी जारी रहेगा।
सर के नेतृत्व में लगातार जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित एसओ साहब के नेतृत्व में जो एडीटीएफ की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यवसाय कर रहे हैं। इन लड़कों को जब रोका गया तो इनके पास जो कट्टा था उसमें लगभग 1494 इंजेक्शन थे। आपके द्वारा इनसे पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई नदीम नाम का लड़का है जो कि स्वार में है और उसे ये सस्ते दामों पर ले आकर के और यहाँ पे बेचने का काम करते हैं। दोनों लड़कों को ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रिपोर्ट लेने के बाद अरेस्ट किया गया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। जमीन खरीद फरोख्त मामले में 15,000 रुपए के इनामी महिला बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बाला कोटनाला सुनील कोटनाला की पत्नी है। आरोप है कि लोकेश ममगई नाम के शख्स को जमीन दिलाने के नाम पर बाला ने अनुबंध पत्र बनाकर 34,80,000 रुपए में सौदा तय किया और बाद में 21,40,000 रुपए लेकर लोकेश से लेकर जमीन भी दिखाई गई और वो जमीन उनके नाम थी ही नहीं। हमारा 15,000 का इनामी जो है अभियुक्ता बाला कोटनाला पत्नी सुनील कोटनाला, इसकी अरेस्टिंग प्रेमनगर थाने ने की है। इनके हस्बैंड को 23 तारीख को गोवा से अरेस्ट किया गया था। इनके इस महिला अभियुक्ता के विरुद्ध जो है 2 फर्जरी के मामले पंजीकृत हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ये बेसिकली ज़मीन खरीद फरोख्त में जो भी फर्जीवाड़ा करते हैं उससे संबंधित है। इसकी अरेस्टिंग हुई है। वहीं पौड़ी में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार और प्रभारी मंत्री का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने बताया कि पौड़ी के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने पौड़ी आकर लोगों को आश्वासन दिया था कि परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन पौड़ी के लिए संचालित हो रही परिवहन सेवा 3 दिनों से खराब पड़ी है और उसकी कोई सुध नहीं ले रहा, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रभारी मंत्री चंदन रामदास का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द ही इसका समाधान नहीं निकलता है तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, बीते 3 दिनों से यहाँ पर सरकारी रोडवेज जो आम आदमी की सवारी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम आम जनमानस के लिए कर रहे हैं, लेकिन एसी गाड़ियों में और हीटरों में बैठने वाले जो हमारे मंत्री हैं, उनकी जो आम आदमी की सवारी वो बीते 3 दिनों से यहाँ खराब है। वो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है और वहाँ पे जो सामने उनकी जिन व्यापारियों की दुकानें हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर आकर देखने को तैयार नहीं है, उसको हटाने को तैयार नहीं है। तो ये आम आदमी के साथ जो अन्याय ये भाजपा की सरकार कर रही है, आज इसके विरोध में हमारे द्वारा जो परिवहन मंत्री चंदन रामदास है उनका पुतला दहन किया। आज युवा कांग्रेस पौड़ी द्वारा यहाँ पर चंदन रामदास जी जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनका पुतला दहन यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर रोडवेज की बस 3 दिन से खराब है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर इस बस को देखने को तैयार नहीं है। आम जनमानस को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदारों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है और निश्चित रूप से ही जल्द अगर इस बस को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो युवा कांग्रेस पौड़ी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य। लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की अल्मोड़ा में आयोजित बैठक में सरकार से 3 सूत्रीय मांग की गई, जिसमें सांस्कृतिक दलों ने शिरकत की। वहीं सरकार से संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक दलों के लंबे समय से लंबित बिलों के भुगतान, मानदेय बढ़ोतरी की मांग की गई। उत्तराखंड को लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो हमारी सबसे पहली मांग है जो संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक लोक दलों के जो लंबित बिल हैं उन बिलों का यथाशीघ्र भुगतान हो। दूसरी मांग हमारी है कि भाई जो लोक कलाकार, उन कलाकारों का मानदेय इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है सूचना विभाग में जो दल रह चुके हैं, कोरोना काल से वंचित थे, उन दलों को सरकार उनको समायोजित करे, संबद्ध करे उनको सूचना विभाग से, और अगर हमारी मांग को नहीं माना जाए तो हम अमन अनशन के लिए बाध्य होंगे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।